जय हिंद। आप सभी को देखिए, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में साइंस के जिन टॉपिक से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने कवर किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो इस बार का एनटीपीसी सीबीटी 1 देने वाले हैं, और साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बार बार बन चुके हैं और इस बार इन टॉपिक्स और इन प्रश्नों से ज़रूर बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और विद डिटेल एनालिसिस क्वेश्चनों को यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि CuO+H2 है और आपका इधर जो बन रहा है एक समीकरण बन रहा है Cu+H2O। यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? 4 अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, वियोजन, रेडॉक्स, अपचयन। इनमें से किसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये आपका होगा रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है? तो रेडॉक्स ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है यानी कि आपका समीकरण है Cu+H2 और Cu बना रहा है और साथ में H2O इधर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण होता क्या है? तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि हो या फिर आपका किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे वाला जो O है हाइड्रोजन में आ गया है, जुड़ गया है H2 में, यानी H2O बनाया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत हो गया है। और साथ में आपका जो अपचयन है यानी जिसको रिडक्शन बोलोगे, तो CuO यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपका जो Cu था यहाँ से ऑक्सीजन त्याग दिया है यानी कि त्याग के Cu बना है यानी रिडक्शन कर दिया है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसको आप टैक्सोनॉमी बोलते हो, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो देखो, टैक्सोनॉमी की जो मूल इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई प्रजाति होती है। क्या होती है? प्रजाति। वर्गीकरण की सभी इकाइयों को आप एक बार जान लो किस तरह से होती है। मूल यानी कि सबसे छोटी होगी वही मूल होगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी मूल इकाई की जो कि प्रजाति है जिसको आप स्पीसीज बोलते हो, 7 टोटल आपकी टैक्सोनॉमिक रैंक होती है जिसमें सबसे छोटी ये है। तो 7 जो आपकी मूलभूत इकाई है यहाँ पे टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? फाइलम यानी जगत होती है आपकी, सॉरी किंगडम हो जाएगी जिसको जगत बोलोगे। फिर दूसरे नंबर पे आती है उससे छोटी संघ जिसको आप फाइलम बोलते हो। वर्ग यानी क्लास, फिर उसके बाद गण यानी ऑर्डर, और फिर उसके बाद परिवार, और फिर वंश और प्रजाति यानी सबसे छोटी सबसे मूल प्रजाति होगी जो पूछा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा होगा जगत, जगत जिसको आप किंगडम बोलोगे। यानी कि 7 जो वर्गीकरण है टैक्सोनॉमी का वो है किंगडम, फिर फाइलम है, फाइलम के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, इसके बाद आपका जीन्स हो जाएगा, और लास्ट में आपका हो जाएगा स्पीसीज जो आपकी सबसे छोटी है, मूलभूत है। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो विटामिन के सबको पता है, इसके कमी के कारण क्या होता है? अत्यधिक रक्त बहता है, ठीक है। तो याद रखना है, और साथ में कौन सा विटामिन जल में अविलेय है, विलेय है, और कौन सा विटामिन जो है बसा में घुलनशील है या नहीं है, इन सबको पढ़ लेना। और विटामिन के नाम पढ़ लेना जो आपके साइंटिफिक नाम है, ठीक है। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो जो आपका जल में विलेय विटामिन होता है कौन कौन सा होता है? तो देखो, विटामिन आपका सी जो होता है जल में विलेय होता है, और बी भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आपके ए, डी, के हैं और ई है, ये सब क्या होते हैं? आपके बसा में विलेय होते हैं, घुलनशील, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। अगला है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? देखो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। साफ सिंपल सी बात है कि इसमें दिया क्या है, निकालना क्या है, पहले इसको देखोगे। देखो, वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा जाता है, यानी कि आपका फोकस दूरी का मान f का मान कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी जिसको अपन u से दर्शाते हैं, तो u कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। लेकिन इसको -30 लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि देखो, साइन कोऑर्डिनेट के अनुसार जो साइन कन्वेंशन होता है, जब कभी भी आपका यहाँ पे आप बनाओगे, ठीक है,
उत्तल लेंस होगा, यहीं से प्रकाश पड़ेगा तो बस तो आप कहाँ रखोगे, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से फिर साइन कन्वेंशन से रूल होता है वो माइनस होता है इधर और नीचे। तो इसका मतलब u यानी वस्तु की दूरी -30 हो जाएगी। अब लेंस का फॉर्मूला अगर पता है, निकालना है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालना है आपको। क्या निकालना है, v। लेंस का फार्मूला लगा दो। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दो, 1/f यानी 1/10, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v ही तो निकालना है और माइनस 1/u। माइनस यहाँ फॉर्मूले पे है और एक माइनस आपका पहले से -30 पे है, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 1/30 हो जाएगा। अब निकालना भी है, भी निकालने के लिए आप क्या करोगे, भी को इधर ही रहने दोगे और 1/30 को इधर लाओगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो 1/10 माइनस 1/30 हो जाएगा। और 1/10 माइनस 1/30 को जब सॉल्व करोगे ना आप, तो क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 15। और 15 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार करके अपन देख लेते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। देखो सॉल्व करोगे तो 1/10 और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है माइनस 1/30, यानी कि यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 30 आएगा और ये आपका 3 हो जाएगा और ये एक सेकंड, तो ये हो जाएगा कितना, 30 यानी -1 यानी 2/30। अब 2/30 को जब सॉल्व करोगे ना कितना आएगा, 1/15 आएगा, क्योंकि 1/v की वैल्यू 1/15 है, तो v यानी उल्टा कर दोगे तो 15 ही हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आशा करता हूँ समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, किसके निर्माण के कारण होता है। यानी चूने के पानी में अगर CO2 आप डाल रहे हो तो दुधिया क्यों होता है, तो डालोगे ना तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है CaCO3, तो इसके कारण ये आपका क्या होता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य अगर नाम बोलूँ, चाक हो गया, संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि NTP पर गैस X के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो X का आणविक भार आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को आपको मिलते हैं। इसका एक सिंपल तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना है। देखो क्या होता है, देखो फार्मूला मैं बता देता हूँ, W1/V1 बराबर W2/V2, जहाँ पे आपका V1 V2 वॉल्यूम और W1 W2 क्या है, यहाँ पे वेट हो जाएंगे। अब सबको रख देता हूँ, अगर यहाँ रखना शुरू करते हैं इधर, तो देखो W1 की वैल्यू कितनी है, यानी वेट कितना है, 10 दिया हुआ है आपका, X का कोई गैस है। और इसके लिए V1 वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम 5.6 दिया है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में लीटर, इक्वल टू W2/V2 क्या हो जाएगा, यहाँ समझना। देखो W2 ही निकालना है, आणविक भार निकालना है दूसरे वाले का, ठीक है। तो W2 तो आप रहन दो, लेकिन V2 क्या होगा, तो V2 समझो कैसे आता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 1 मोल गैस पर जो NTP पर 22.4 लीटर मात्रा होती है वॉल्यूम की, याद रखना, ठीक है। तो 22.4 जो लीटर है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ से आप W निकाल लोगे। W कैसे निकलेगा, सॉल्व जब करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा और बटे 5.6 हो जाएगा W2। और जब इसको और सॉल्व करोगे ना तो ये आपका कितना बनेगा, 40 आ जाएगा आंसर। सॉल्व करके देखना, तो 40 ही आपका W2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों को एक है। तो देखो ये जो है आपका ना, अगर मैं कमियों की बात करूँ, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियों का एक था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है, इसकी खोज जो है ना ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड, इनने की थी, जिनने प्रकृति में केवल पीरियोडिक टेबल में 56 तत्वों को ही बता पाए थे। और इनके अनुसार अष्टक नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रत्येक 8वें तत्व में वही गुण आ जाता है जो कि गुण आपका क्या होता है, पहले तत्व का होता है, अगर इनको आरोही क्रम में आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। लेकिन जो कोबाल्ट निकिल है, भले उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, लेकिन लोहे से पृथक होते हैं क्योंकि इनकी भौतिक विशेषताएँ क्या होती हैं, थोड़ा सा अलग होती हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण G, त्वरण G है, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। सिंपल सी बात आपसे ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसके रिस्पेक्ट में वो जो ग्रह है ना, उस ग्रह पे, काल्पनिक ग्रह पे क्या हो जाएगा आपका त्वरण, ठीक है। आपको सिंपल सा पता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, या त्वरण जो होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल G, और ये होता है आपका m,
m/r², जहाँ पे आपका m जो है अर्थ की बात कर रहा है, r भी अर्थ की बात कर रहा है, रेडियस की। तो ये होता है स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा, काल्पनिक ग्रह में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। इसका मतलब ये कि आप जो नया वाला g' बनाओगे, g' जो बनाओगे काल्पनिक ग्रह, उसको कैसे बनाओगे? देखो, जी तो आपको सेम रखना है जो कि आपका कैपिटल जी है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एम जो द्रव्यमान है इस बार आधा करना है, यानी कि m/e अर्थ के बटे 2 कर देना है, ठीक है, और बटे r²। तो इसकी त्रिज्या के बारे में क्या बोला है? 1/3 है, यानी कि r² जो आपका था इसको आप क्या कर दोगे? r² की जगह r/3 का होल स्क्वायर करोगे, और r/3 का होल स्क्वायर हो क्या जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r²/9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो g बराबर gm/r² था, तो यहाँ भी gm/r² तो है, लेकिन साथ में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 और 9 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस पूरे को g के बराबर ही लिख दूँ और साथ में इंटू क्या कर दूँ? 9/2 कर दूँ, तो 9/2g, यानी कि पुराने वाले की वैल्यू का 9/2 गुना ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिख रहा है दोनों वैल्यू को रखते हुए, तो 9/2g इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजन का परमाणुक भाग 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक भार क्या होगा? अब यहाँ पे डायरेक्ट आणविक भार के बारे में आपसे पूछ लिया है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको दिया क्या क्या है? आपको अमोनिया होता क्या है? NH3 होता है, जिसमें से आपका नाइट्रोजन के बारे में बताया है 14 इसका होता है, ठीक है। परमाणुक द्रव्यमान जो होता है 14 होता है वेट। तो नाइट्रोजन कितने परमाणु है? 1 है, तो 1 × 14 कर दोगे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H3, H का 1 होता है, H कितना है? 3 है, तो 3 × 1 करोगे ना, तो ये 14 + 3, 14 + 3 क्या होगा? 17, यानी कि ओवरऑल जो अमोनिया का वेट हो जाएगा वो 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है, जिस प्रकार एकाकी रंगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित है, ठीक है। तो एकाकी अगर संगहीन से संबंधित है तो मात्रा को अपन परिमाण बोलते हैं, जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखो, जिनने भी परावर्तन का नियम पढ़ा है तो उनको पता होना चाहिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो जो आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी आपका 30 ही हो जाएगा, ठीक है, परावर्तन के नियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो ऐसी ऊर्जा जो हाल में खोजी गई है और उस ऊर्जा को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि धीरे धीरे क्षय नहीं होगी, उन ऊर्जाओं की बात कर रहा है जो प्रदूषण वगैरह नहीं फैलाती हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा हो गया, सूर्य का ताप हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, भूतापी, बायोमास, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं और लगातार बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछा है कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपसे पूछा है। तो इनमें से देखो, सीधी सी बात है, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा, जीवाश्म जैसे पेट्रोल, डीजल, ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, बाकी नवीकरणीय है। नेक्स्ट है, यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इनमें 1 ml तनु HCl मिलाते हैं तो क्या देखेंगे? देखो, धावन सोडा क्या होता है? कपड़े धोने वाला आपका जो वाशिंग सोडा होता है, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हो, इसको अगर आप ले रहे हो और इसमें क्या कर रहे हो? HCl मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? HCl। तो आपका होगा क्या? तो देखो, इसमें से CO2 गैस की बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ले लोगे और साथ में HCl करोगे तो आपका CO2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अधात्विक गुण डॉट डॉट में बढ़ता है, यानी अधातुओं गुण कहाँ बढ़ता है? तो अगर आप सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहे हो, यानी Na से किधर जा रहे हो? Cl यानी क्लोरीन की तरफ जा रहे हो, तो Na क्या होता है? आपका धातु होता है, धीरे धीरे क्लोरीन अधात्विक चले जाओगे, ठीक है। तो सोडियम से क्लोरीन यानी धातु से, ये है कि धातु क्या होती है जिसमें सीधी सी बात है कि धातु का नेचर बेसिक नेचर होता है, यानी क्षारीय नेचर होता है, और धातु जो है कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का ह्रास कर देती है, यही आपकी धातु है।
नेक्स्ट है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या होगा, जिसको आप कैपिटल जी बोलते हो। इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक्चुअल मान क्या होता है, जो कि हर ग्रह में कहीं भी जाओ एक जैसा होता है। ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन करता है, यानी कि जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं और सिंगल गैमेट से भी बिना गैमेट के भी प्रजनन कर पाता है। तो हाइड्रा जो एक ऐसा जीव है जो लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह का प्रजनन करता है। ये बहुकोशिकीय जीव है जो ताजे पानी में रहता है और निडेरिया का सदस्य है। और ये क्या करता है कि दोनों तरह का आपका लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रजनन कर सकता है। ठीक है। अलैंगिक की बात करूँ तो ये मुकुलन करता है, बर्डिंग। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या होगा। भार यानी वेट जो होता है इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता होना चाहिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कार्बन का अपरूप नहीं है, ये बताना है। तो कार्बन का इसमें से अपरूप कौन सा नहीं है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कोई कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा हो गया, हीरा ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फोल्डिन ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा, तो याद रखना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.0003, यानी 3 0 फिर 3, यही हो जाएगा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद रखना है। जल का क्या होता है ये भी याद रखना, 1.33 जल का होता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये अपवर्तनांक आता कैसे, तो अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है म्यू इक्वल टू होता है C/V। इसका मतलब ये है कि आपका किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम को लेके या फिर निर्वात में, C क्या है, निर्वात में चली हुई वायु की स्पीड, निर्वात में प्रकाश की स्पीड डिवाइड बाय किसी मीडियम में स्पीड, यही आपका अपवर्तनांक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। सबको पता है 12mv² गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। गति के कारण हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो यदि एक पौधे का जीनोटाइप जो है TTRR है तो फिनोटाइप क्या होगा। देखो अगर कोई पौधा जो है, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये आपका आनुवांशिकी से है कि अगर आपका कोई भी पौधा TT यानी TT बता रहा है और एक R है, तो हमेशा ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अपने डोमिनेंट वाले नेचर को। डोमिनेंट में क्या होगा, बौना और गोल हो जाएगा। ठीक है। तो बौना और गोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अभी NTPC के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इस बार के जो आपके टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सबों का डिस्कशन, तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।